हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, अपन ने टाइप ऑफ डायोड वाला टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। अपन ने अगर देखे शुरुआत से तो अपन ने सबसे पहले टाइप ऑफ मटेरियल देखे, उनके बीच में डिफरेंसेस देखे कि क्या डिफरेंस होते हैं। फिर अपन ने सेमीकंडक्टर के यूजेस देखे कि क्या सेमीकंडक्टर के आने से हमारी लाइफ में चेंजेस हुए। फिर अपन ने देखा कि किस तरीके से सेमीकंडक्टर को स्पेसिफाई किया जाता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। फिर उसमें अपन ने देखा कि पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है। फिर अपन ने पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन देखा। फिर अपन ने बाइसिंग करना सीखा। उसके बाद अपन ने डायोड का टाइप स्टार्ट कर दिया। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को जीनर डायोड के बारे में बता दिया था, जीनर डायोड क्या होता है और उसके क्या एप्लीकेशंस है ना। अब देखो बच्चों, आज अपना जो मैंने कहा था सेकेंड टाइप जो है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं, वो है फोटो डायोड। क्या है? फोटो डायोड। अब देखो, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, नाम से क्या चीज स्पेसिफाई हो रही है। फोटो मतलब कहीं ना कहीं इस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लग रहा होगा, ठीक है। अब इसमें और एलईडी में क्या डिफरेंस होते हैं, दोनों चीजों को मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। अगर मान लो मेरे को ये बोल दिया कि ये डायोड, ठीक है, इस पे अगर मैंने यूं लाइट आती हुई, अगर मैंने फोटो डायोड के अंदर बात कर रहे हैं और फोटो डायोड के अंदर मुझे ऐसा बोल दिया, वैसे तो देखो ज्यादातर क्या होता है बच्चों, यूं ऐसे एरो बना के ये वाला टर्मिनल अपन इनकमिंग का मानते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने ऐसा सिंबल बना दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है, और लाइट इंसिडेंट हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। यानी ये वाला डायोड क्या हो चुका है, फोटो डायोड हो चुका है। मतलब ये जो सिनेरियो है ये किस चीज का है, लाइट इंसिडेंट ऑन डायोड, लाइट इंसिडेंट ऑन डायोड। डायोड पे क्या हो रही है, लाइट इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। अब इस पे लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है तो आप ऐसे कह सकते हो ये सारी चीज क्या हो चुकी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेस्ड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेस्ड। मतलब ये एक ऐसा डायोड होता है जिसके अंदर कहीं ना कहीं पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा होता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया है अपन ने, फोटो डायोड रख दिया है। क्या नाम रख दिया है, फोटो डायोड। अब इसमें फिनोमिना कैसा होता है, किस तरीके से अपन इसको यूज करते हैं, किस तरीके से यूज किया जाता है। देखो एक्चुअल में जैसे इसको ऑब्वियस सी बात है, कोई भी डायोड होगा तो इसको फॉरवर्ड बायस भी यूज कर सकते हो और रिवर्स बायस भी यूज करते हो। इसमें क्या होता है, एक्चुअल में डायोड के ऑपरेशन के लिए अपन यूज करते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं कि ये हमारा डायोड का सर्किट हो गया, या आपने लोड रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये आरएल हो चुका है और ये हमारा डायोड हो गया। इस पे मैंने ये रेडिएशन इंसिडेंट करा दिया। अब समझना होगा क्या, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर होता था, समझने की चीज़ है। कोई मैंने आप लोगों को कहा ना, नोट्स आपके वहाँ पे अवेलेबल है, तो इसमें मैंने सारी चीज़ स्पेसिफाई कर रखी है। होता क्या है, whenever the radiations of the sunlight incident on the plates of the diode, the due to, अब अपन ने एक चीज देखा था कि जो फोटॉन्स होते हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर बताया। अब देखो ये सारी चीज है इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, अगर मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊं तो आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि पहले तो जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट निकल के आया था तो उन्होंने ये बोला था कि जितने भी फोटॉन्स आते हैं वो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लेके दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से कंडक्शन हो जाता है और वहाँ पे करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाती है। फिर वो करंट धीरे धीरे बढ़ते हुए एक मैक्सिमम लेवल तक जाती है, उसके बाद बढ़ना स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे वो जो करंट आती है उसे बोल दिया जाता है सैचुरेशन करंट। ये सारी चीज़ें आई थी और वहाँ पे अपन ने देखा था कि पावर जो थी, इंटेंसिटी जो थी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई थी। मतलब जितना ज़्यादा आप इंटेंसिटी रखोगे उतना ही ज़्यादा वहाँ पे करंट आ रही थी, ठीक है। पर बाद में जब आइंस्टीन ने इसको करेक्ट किया था तो उसने ये बोला था कि भैया देखो ऐसा नहीं होता है, हर कोई फोटोन इतना कैपेबल नहीं होता है कि वो जितना फोटोन उसको एनर्जी देगा सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वहाँ पे इजेक्ट हो जाए। फिर उसने वहाँ पे दिया था वर्क फंक्शन की डेफिनेशन। उसने कहा था कि भाई इससे ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी दोगे तो चलेगा, इससे कम की दोगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे सीधी सी बात है, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जैसे अपन लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं ना, वैसा ही फिनोमिना उसने उसके अंदर बता दिया था कि जैसे मान लो अगर किसी ब्लॉक को मूव कराने के लिए आपको 50 न्यूटन का फोर्स चाहिए और आप लगा रहे हो 40 और कह रहे हो कि मूव कर जाएगा, नहीं। 50 न्यूटन के ब्लॉक अगर मूव कराने के लिए फोर्स की जरूरत है तो 50 न्यूटन या उससे ज़्यादा ही लगाना पड़ेगा, तभी उसकी मूविंग कंडीशन आएगी। वैसे ही सीनेरियो होता है इलेक्ट्रॉन के साथ। इलेक्ट्रॉन जिसको
जब भी फोटोन टकरा रहे हैं तो वही फोटोन कैपेबल होंगे जो उनके वर्क फंक्शन को क्रॉस करके जा रहे होंगे, वो वर्क फंक्शन को क्रॉस करके जा रहे होंगे, वही फोटोन जो होंगे वो कैपेबल होंगे इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में। तो एक्चुअल में भी इसमें भी यही होता है। इसमें क्या करते हैं, अपन एक ऐसा मेटल लगा देते हैं जिसका वर्क फंक्शन हमारे पास नॉन होता है। किस साइड पे लगाते हैं, पी साइड पे। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों सर, भाई फॉरवर्ड बायसिंग में यूज कर रहे हो तो ऐसा ही यूज करना पड़ेगा। फॉरवर्ड बायसिंग में अगर हम चाहते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 0.7 वोल्ट से ही हमारा काम हो जाएगा कि नहीं होगा। तो अगर ये सिलिकॉन वाला है 0.7 वोल्ट यानी कम एनर्जी पे ही हमारा काम हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा मेटल इस साइड पे लगाते हैं बच्चों जिसके अंदर हमारे को वर्क फंक्शन नोन होता है। अब अपन क्या करते हैं, एसी वेवलेंथ को यूज करते हैं, किसी एसी वेवलेंथ को यूज करते हैं जिसके मतलब वेवलेंथ कम होती है, या यूं कह सकते हो उससे ज़्यादा वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी होती है। तो जैसे ही अपन वहाँ पे अगर लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो वर्क फंक्शन से ज़्यादा होने की वजह से वो क्या करेगा, इस पे स्ट्राइक होंगे तो एनर्जी फोटोन को ट्रांसफर होगी, वही जो चेंज होगा वर्क फंक्शन और एनर्जी का बीच का जो डिफरेंस होगा वही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ के जो होल्स है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और वो इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइंड होकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और न्यूट्रलाइज करने के बाद क्या होता जाता है, वो डिप्लीशन लेयर टूटती जाती है एक वोल्टेज के बाद। अब वो वोल्टेज हमारे को बिना किसी एक्सटर्नल वोल्टेज के थ्रू ही वो सारी चीज हो रही है। भाई ऐसे तो मैं फॉरवर्ड बायस करता तो बैटरी लगाता और उसको क्या करता, अप्लाई कर रहा होता, पर यहाँ पे देखो लाइट जिसने आपने इंसिडेंट कराई है उससे ही आपका काम हो गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फोटोडायोड। ठीक है, अब देखो ये ऐसे एप्लीकेशंस को कहाँ पे यूज किया जाता है, ज़्यादातर ऐसे डायोड लगे रहते हैं रिमोट सेंसिंग डिवाइसेस में। जैसे एसी का रिमोट हो गया, टीवी का रिमोट हो गया, जिसके अंदर क्या होता है, जैसे मैं आप लोगों को अगर कभी बताऊंगा तो मैंने मेरी कार में भी लगा रखा है एक, जिसमें क्या होता है कि सोलर प्लेट लग रही है और उसके अंदर क्या होता है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है। खैर वो अलग चीज़ हो गई, पर उसमें है ऐसा डायोड ही, फोटो डायोड ही लग रहा है, पर उसमें क्या होता है सोलर प्लेट भी लग रही है, तो सोलर सेल का भी आप फिनोमिना कह सकते हो। पर एक्चुअल में क्या होता है, जैसे रिमोट है, रिमोट में आपने क्या करा, बटन दबाया फॉरवर्ड का, तो फॉरवर्ड पे क्या हुआ, जैसे बटन दबाया तो आपको वो फॉरवर्ड बायस हो गया। कैसे, क्योंकि वहाँ पे रेडिएशन इंसिडेंट हो रहे थे और थोड़ा बहुत जो वोल्टेज हमारे को चाहता है वो अपन सेल के थ्रू वहाँ पे प्रोवाइड कर भी देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपन रिमोट सेंसिंग डिवाइसेस के अंदर भी यूज़ करते हैं। टीवी, एसी, बहुत सारे जो भी रिमोट सेंसिंग डिवाइस होती है उसके अंदर ये चीज़ यूज़ होती है। दूसरा, इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए भी अपन इसका यूज़ करते हैं। तीसरा, अगर हम चाहते हैं कि कंप्यूटर वगैरह इनकी रीडिंग, या आपने देखा होगा ना आजकल तो वो चलता ही है इंफ्रारेड वाला थर्मोमीटर, वो वाली चीज़ के अंदर भी इसमें ये रेडिएशन जो इंसिडेंट होते हैं वो फॉरवर्ड बायस होके उसको टेम्परेचर को बता देता है। वही चीज़ इंफ्रारेड में भी ये चीज़ सारी यूज़ हो रही है। तो ये फोटो डायोड के एप्लीकेशन है। कुल मिला के फोटो डायोड के अंदर ये समझना है एक ऐसी चीज़ जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड होती है और जिसके अंदर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो अप्लाइड वोल्टेज है उसकी जगह पे रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो फॉरवर्ड बायस हो सके या फिर रिवर्स बायस हो सके, और जिसके अंदर रेडिएशन आते हुए बताते हैं वो फोटो डायोड होगा। अब बात करते हैं हमारी दूसरी डिवाइस जो फोटो डायोड के साथ ही सिमिलर है, थर्ड नंबर पे एलईडी, जिसे बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। क्या चीज़ है, लाइट इमिटिंग डायोड जिसे बोला जाता है एलईडी। लाइट इमिटिंग डायोड जिसे क्या बोलते हैं, एलईडी। अब लाइट इमिटिंग है, इसका मतलब अगर मैं इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाऊंगा बच्चों, तो देखो ये पी साइड हो रही है और यहाँ पे एरो बाहर की तरफ बना दो। इसका मतलब क्या हो गया, लाइट आउटसाइड यानी इमिट कर रहा है, लाइट आउटसाइड यानी इमिट। ठीक है, यहाँ पे लाइट क्या है, इनसाइड, तो यहाँ पे एब्जॉर्ब, तो यहाँ तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रिवर्स पीईई, यानी जैसे एक्सरे वगैरह के अंदर होता है ना, सेम वही। अब एलईडी के अंदर तो क्या होता है बच्चों, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर तो आपने बोला हुआ है कि सर वहाँ पे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता है, यहाँ पे किस तरीके का फिनोमिना हो रहा होता है। तो यहाँ पे जो फिनोमिना होता है बच्चों वो होता है रिवर्स फोटो इलेक्ट्रिक का। रिवर्स फोटो इलेक्ट्रिक क्या होता है, जैसे रिवर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसे बोलते हैं, जैसे मान लो दो
एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल, वो बाकी देखो उसका जो एक्चुअल फिनोमिना होता है किस तरीके से यूज़ करते हैं वो तो मैंने नोट्स के अंदर स्पेसिफाई कर रखा है। प्लीज़ गेट देयर नोट्स एंड स्टार्ट रीडिंग। आप लोगों को सेमीकंडक्टर में बहुत मजा आएगा, सेमीकंडक्टर बहुत अच्छा रहेगा। तो रिवर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर अपन क्या चीज़ बोल रहे हैं, जैसे दो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या होते हैं, दो फास्ट मूविंग ये जैसे दो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है जब वो आपस में टकराते हैं। देखो रिवर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ध्यान से समझना, एक्सरे का फॉर्मेशन कैसे होता है और वो एलईडी इनमें कैसे यूज हो रहा होता है। क्या होता है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये दो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, कैसे, ये यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आया टकराया, या मान लो ये स्टैटिक में है और ये इससे टकराता है। अब क्या होगा, जैसे ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन था, ये एटम है, एटम के अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन फिक्स है, तो ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आया टकरा के इसके साथ कोलिजन करता है। कोलिजन करने से क्या होगा, ये अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन होगा वो एनर्जी लेके निकल जाएगा। अब क्या होता है, देखो एटम्स में एक चीज क्या होता है, अपने को एक चीज पता है कि वेन एवर एन चार्ज पार्टिकल गेट एनर्जी इट स्टार्ट टू मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन आएगा, वो खुद तो इसकी जगह ले लेगा और खुद वो जो इलेक्ट्रॉन है वो हाई एनर्जी स्टेट पे चला जाएगा, यानी न्यूक्लियर से दूर जाना स्टार्ट करेगा। पर जैसे ही वो दूर जाएगा उसको लगेगा कि यार मैं तो दूर जा रहा हूँ, यानी मेरी तो अनस्टेबिलिटी बढ़ रही, क्योंकि हाई एनर्जी लेवल यानी लो स्टेबिलिटी। वेन एवर ए चार्ज पार्टिकल इज क्लोज टू द न्यूक्लियस इज स्टेबिलिटी इज वेरी हाई। तो हर कोई चाहता है कि हम स्टेबिलिटी को गेन करें, तभी तो आपने देखा होगा ना कि अंदर से कोई चार्ज पार्टिकल को अगर आप मूव कर दोगे तो उसकी जो स्पेस आके भाई अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता है कि 2s1 रह गया और ऊपर इलेक्ट्रॉन वही फिल होंगी। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन आके क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन की स्पेस ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता है जितना न्यूक्लियस के पास रहेंगे हम उतना ज़्यादा स्टेबल है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अपना ही एग्जांपल ले लो, अगर अपन अर्थ के ऊपर हैं तो स्टेबल है, अर्थ से अगर आपको ऊपर उछाल दिया जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, घट जाएगी, भले ही आपका एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ रहा है भैया, एनर्जी लेवल ऐसे बढ़ रहा है क्योंकि आपने पोटेंशियल एनर्जी को गेन किया, और पोटेंशियल एनर्जी को गेन करने से क्या होगा कि आप हाई एनर्जी लेवल पे जा रहे हो, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी लेवल तो बढ़ रहा है पर अनस्टेबिलिटी घट रही है। तो वो अनस्टेबिलिटी होने की वजह से जब वो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा होता है तो उसको लगा कि यार ये एनर्जी लेवल से तो मेरी स्टेबिलिटी कम हो रही, तो वो वापस नीचे आता है। ये प्रोसेस जो होता है ना वो बहुत फास्ट होता है बच्चों, मतलब आप कह दो कि नैनो सेकंड के अंदर, क्योंकि इतना लाइट की स्पीड से टकराते हैं, ऑलमोस्ट 10⁶ की स्पीड से टकराते जाता है, फिर नीचे आता है, जिसकी वजह से हमारे को क्या होते हैं, रेडिएशंस दिखते हैं। और वो रेडिएशन जो होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, लाइट की फॉर्म में नजर आते हैं। अब ये एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड के अंदर अपन इसको किस तरीके से यूज करते हैं, तो वो यूज करते हैं बच्चों, इसमें क्या करते हैं, हैवीली डॉप्ड सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है, जिसको अपन किसके अंदर रखते हैं, फॉरवर्ड बायस के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर क्या करते हैं कि अपन जब इसको कनेक्ट करते हैं फॉरवर्ड बायस के अंदर, तो ये जो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होती है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है। डिफ्यूजन का मतलब क्या हो जाता है कि वो आपस में रिकम्बाइंड होना स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर इसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली उसके अंदर तो मैंने केवल ये चीज़ बता रखी, बाकी इसके अंदर अपने से पूछा जाए कि एलईडी में होता क्या है, तो हम क्या करते हैं, इतना वोल्टेज अप्लाई करते हैं कि यहाँ से देखो एक्चुअल में इसमें क्या लगा देते हैं अपन, मेटल, क्या लगा देते हैं, मेटल, है ना। ऐसा होता है ये डायोड के अगर इनबिल्ट स्ट्रक्चर के अंदर जाओगे तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आए और यहाँ पे टारगेट एटम लगा दिया जाता है, ऐसा का कुछ। और टारगेट एटम किस पे लगा देते हैं, पी साइड पे, ताकि फॉरवर्ड बायस में अपन इसकी कंडीशन को यूज कर सके। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो जाएगा, टकराएगा, टकरा के किसको रिप्लेस करने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन को। और जब इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करेगा तो वही हमारे को किसकी फॉर्म में दिखेगा, लाइट की फॉर्म में, ठीक है। अब आप सोचोगे कि यार ये सब किसके अंदर यूज किया जाता है, तो अपन क्या करते हैं, इसके लाइट इंडिकेटर के अंदर इसको यूज करते हैं। किसके अंदर यूज करते हैं, इंडिकेटर के अंदर। जैसे आपने देखा होगा ना अपने बाइक वगैरह के अंदर हो गया या कार वगैरह के अंदर हो गया, लेफ्ट आप लोग उसके ऊपर तो लेयर चढ़ा देते हो, वाइट लाइट ही होती है, अगर येलो लेयर चढ़ा दोगे तो येलो ग्रीन
रेड चढ़ा दोगे तो वो रेड, क्योंकि हमारे सिंबल्स ऐसे ही होते हैं। तो उसमें तो क्या करते हैं कि वो एलईडी की फॉर्म में ही लगे होते हैं। आजकल आपने देखा होगा ना कि जैसे हेडलाइट होती है तो हेडलाइट के शेप की वहाँ पे एलईडी आ रही होती है, फिर आप वहाँ पे अगर लेफ्ट इंडिकेटर दोगे तो पहले तो वाइट जल रही थी, फिर उसके बाद वो पूरा येलो जलना स्टार्ट हो जाती है। रीज़न क्योंकि उसको सिग्नल किसका मिल चुका है, येलो का। तो वहाँ पे लाइट इंडिकेटर के अंदर अपन इसका यूज़ करते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि सर इसका एडवांटेज क्या है। एडवांटेज इसके सबसे ज़्यादा है। एडवांटेज इसलिए क्योंकि ये लो वोल्टेज अप्लाइड डिवाइस है, मतलब आपको ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत नहीं होती, कम पोटेंशियल ड्रॉप पे ही या कम पावर पे ही आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पे गर्म होने जैसा कोई फिनोमिना नहीं हो रहा होता है, जैसे कंडक्टर के अंदर होता है ना, गर्म हो के वो क्या हो जाते हैं, फ्यूज वगैरह हो जाते हैं, वैसा यहाँ पे कोई भी फिनोमिना नहीं होता। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट स्विचिंग डिवाइस होती है। रीज़न इसके पीछे क्योंकि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, टकराते हैं, जिनकी स्पीड खुद की कितनी होती है, 10⁶ के ऑर्डर की होती है। इस वजह से आपने जैसे इंडिकेटर दिया अपने आप वो इंडिकेटर चालू हो जाता है। रीज़न वो वही होता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का। तो अपन ने इसके एडवांटेज भी देखे और ये सारी चीज़। तो ये था बच्चों टाइप ऑफ डायोड का। सोलर सेल का इतना एज सच यूजफुल नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट उस पर, जो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अगली वाली क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे रेक्टिफायर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, रेक्टिफायर्स के बारे में। तो रेक्टिफायर्स के बारे में थोड़ा अपन जानते हैं कि रेक्टिफायर क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी जो है वो है रेक्टिफायर्स। देखो बच्चों, रेक्टिफायर होता क्या है, पहले तो दिमाग में क्लियर कर लेना कि हम एक ऐसी डिवाइस बनाना चाहते हैं जो एसी से डीसी में कन्वर्ट करें, तो ये सबसे अच्छी डिवाइस होती है रेक्टिफायर। हालांकि सबसे अच्छी तो इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं बच्चों, क्योंकि यार क्या होता है इसमें अलग अलग तरीके के रेक्टिफायर होते हैं जिनकी एफिशिएंसी कम होती है। पर आपको अगर पूछा जाए कि यूज़ क्या होता है, तो ओनली द यूज़ ऑफ रेक्टिफायर इज व्हेन एवर वी वांट टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी वी यूज़ रेक्टिफायर, है ना। अब इसमें क्या होते हैं, दो टाइप के रेक्टिफायर होते हैं। एक तो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक क्या होता है फुल वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव फुल वेव, इनका नाम क्यों रखा गया है हाफ वेव और फुल वेव को? जो फर्स्ट हाफ साइकिल को ही कन्वर्ट करता है या फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर ही आउटपुट देता है, उस रेक्टिफायर का नाम होता है हाफ वेव। अब देखो ध्यान से समझना, जैसे मैंने क्या करा, एक ट्रांसफॉर्मर लिया, ठीक, ये हमारा ट्रांसफार्मर हो चुका है, इसके अक्रॉस अपन ने एसी वोल्टेज लगा दिया। ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है जो मैंने आप लोगों को बता ही रखा है। और ये हमारा क्या हो चुका है, डायोड, ठीक, और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस RL, जिसके अक्रॉस अपन यहाँ पे वोल्टेज को लेंगे। ये हमारा डायोड हो चुका है PN जंक्शन, ठीक है। और ये हमारा V = V0 sin ओमेगा t वे। अगर अपने से पूछा जाए इनपुट वोल्टेज V इनपुट वोल्टेज, तो अगर अपन बात करें तो क्या आ जाएगा, इनपुट वोल्टेज में ये वाला हो चुका है, ये और ये V और ये, है ना। तो ये हो गया T/2 पे और ये T पे, ठीक है। तो ये हमारा इनपुट वोल्टेज का ग्राफ हो चुका है। अब ध्यान से समझना, जैसा मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, कुछ कुछ बारीक बारीक की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको ज़्यादातर बुक्स में नहीं मिलेगी। ये होते हैं डॉटेड टर्मिनल। क्या होते हैं, डॉटेड टर्मिनल। डॉटेड टर्मिनल ट्रांसफार्मर में कहाँ इंपॉर्टेंस रखते हैं, हायर स्टडीज़ में आता है। देखो मैं बताता हूँ, जैसे ये डॉट डॉट अगर आमने सामने होते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि ये सेम म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। जैसे अपन ने उसमें देखा था ना, L1 + L2 + 2M होता है, मतलब जो जहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन आपके ऐड हो रहा होता है, वैसे ही। तो यहाँ पे इस डॉट टर्मिनल का होने का मतलब जिस पोलैरिटी में वोल्टेज इधर आ रहा है उतना ही इधर के अंदर आएगा, ठीक है। अब आप पहले बात करें फर्स्ट, फ्रॉम 0 to T/2, यानी हम बात कर रहे हैं ब्लू कलर वाले पे। तो ब्लू कलर वाले पे अब क्या होगा कि ये ऐसा वोल्टेज आ चुका है। ऐसा वोल्टेज आने का मतलब पॉजिटिव, यानी अगर मैं यहाँ 0 कहूँ तो यहाँ V आएगा, या यूं कह सकते हो यहाँ नेगेटिव और यहाँ क्या आ चुका है, पॉजिटिव। ऐसे समझ लो, यानी यहाँ कम और यहाँ पे ज़्यादा, ठीक है। अब जब यहाँ कम यहाँ ज़्यादा आया है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी कम और यहाँ पे ज़्यादा आएगा, ठीक है। अब सेम पोलैरिटी होने का मतलब क्या हुआ,
मैंने कहा ना डॉट डॉट सामने है तो जैसी पोलैरिटी होगी वैसे ही सामने आएगी, यानी यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे क्या आ चुका है पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ क्या आ चुका है पॉजिटिव। अब मुझे बताओ, यहां मैंने देखा इन फर्स्ट हाफ साइकिल P किससे कनेक्ट आया पॉजिटिव से। देखो PN जंक्शन का ये P और ये N यही तो होता है। तो मुझे बताओ P किससे कनेक्ट हुआ पॉजिटिव से, N किससे कनेक्ट हुआ नेगेटिव से। किससे कनेक्ट हुआ भाई नेगेटिव से। इसका मतलब ये क्या हो चुका है फॉरवर्ड बायस। क्या हो चुका है फॉरवर्ड बायस। इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज will be measured। क्या हो गया आउटपुट वोल्टेज जो होगा वहां पे आएगा। ठीक है चलो आउटपुट वोल्टेज आएगा तो अगर मैं आउटपुट का ग्राफ बनाऊं तो इसका मतलब ये आएगा सर पहले हाफ में तो ये आ गया। ठीक है अब बात करते हैं नेक्स्ट उसकी, नेक्स्ट किसकी अगले हाफ साइकिल की। अगर कहूंगा तो पोलैरिटी रिवर्स हो चुकी है, तो अगर मैं नेगेटिव टर्मिनल से देखूं तो ये पॉजिटिव बनेगा और ये क्या बन चुका है नेगेटिव। देखो मैंने पेन अलग यूज किया है तो आप लोग इसका ध्यान में रखें, है ना। अब देखो यहां पे अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो यहां पे भी ये क्या आया पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक अब जैसी पोलैरिटी इधर आएगी वैसे इधर, यानी यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। तो मैं यहाँ क्या कहूँगा कि जब आप यहाँ कहोगे तो यहाँ P की कनेक्टिविटी अब किससे आ चुकी है, तो यहाँ आप ये कहोगे कि नेगेटिव की कनेक्टिविटी तो P से और पॉजिटिव की कनेक्टिविटी किससे आ गई N से, यानी क्या हो चुका है रिवर्स बायस्ड, है ना। यहां पे तो क्या था बच्चों कि जैसे ही फॉरवर्ड बायस हुआ तो डायोड क्या हो चुका है डायोड बिकम शॉर्ट सर्किट। डायोड जो है वो क्या हो चुका है शॉर्ट सर्किट हो चुका है। डायोड वहां पे क्या हो चुका है बच्चों शॉर्ट सर्किट हो चुका है। और यहां पे जब अपन बात करेंगे तो यहां पे क्या हो चुका है डायोड इस जगह पे, जब आप यहां वाली कंडीशन पे बात करोगे रिवर्स बायस पे, तो डायोड बिकम ओपन सर्किट। क्या हो चुका है ओपन सर्किट। इसका मतलब नो आउटपुट करंट। अब जब नो आउटपुट करंट है तो इसका मतलब नो वोल्टेज। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं बच्चों तो अगले हाफ साइकिल के अंदर क्या आने वाला है जीरो। अगले हाफ साइकिल में ये T/2 था, यहां से क्या आ गया जीरो। तो ये हमारा V आउटपुट का ग्राफ हो चुका है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे आप कह रहे थे कि ये तो AC से DC में कन्वर्ट करेगा, तो फिर ये इसने AC से DC में कैसे कन्वर्ट किया। तो कन्वर्ट ऐसे किया कि डायरेक्शन AC टू DC कन्वर्जन कैसे हुआ, नो डायरेक्शन ऑफ करंट टेक प्लेस, सॉरी नो डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज, नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज। मतलब क्या हुआ यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज आया। जैसे ये पॉजिटिव ये भी जीरो है तो यानी यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आया। इसका मतलब सारा का सारा जो वोल्टेज है वो किस में कन्वर्ट हो गया डीसी में। इस तरीके से अब इसमें क्या होता है कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आती है वो कभी कभी पूछी जाती है। अब वो छोटी छोटी चीज़ें क्या होती है, देखो मैं आपसे अगर बात करूं तो इसके अंदर ज़्यादातर पूछे जाते हैं, एक तो इसकी एफिशिएंसी और एक इसके अंदर पूछा जाता है इसका रिपल फैक्टर के बारे में। किसके बारे में पूछा जाता है, एफिशिएंसी और रिपल फैक्टर के बारे में। अब जैसे मैं आपसे एक सीधी सी बात बताऊं जैसे मैं आपसे कहूं कि वी आउटपुट एवरेज वैल्यू निकालो, क्या करोगे, ये आएगा वी नोट साइन ओमेगा टी। तो कहाँ से कहाँ तक एवरेज वैल्यू निकालोगे, 0 से लेके t/2 dt अपॉन 0 से लेके जीरो से t और यहाँ पे भी dt। अब मुझे बताओ इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा,
वी नॉट साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा फ्रॉम 0 टू टी डिवाइडेड बाय क्या आ गया टी। तो ये आ गया हमारे पास माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा टी। आप सोच रहे होंगे ये सब क्यों कर रहे हैं, इसका मैं कारण बताता हूँ। देखो ये आएगा कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस 0, आया या नहीं आया। वी नॉट साइन ओमेगा टी की 0 से लेके टी तक अगर अपन वो निकाल रहे हैं तो ये आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, है ना। तो यहाँ से जब अपन वैल्यू निकालेंगे, सॉरी आउटपुट तो अपने कहाँ तक आ रहा है, केवल t/2 तक। सॉरी मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, यहाँ पे 0 से लेके t/2, यहाँ t/2 और यहाँ t/2, तो ये t/2। ये मैंने आपको AC के अंदर भी बताया था। अब देखो ये अपना कितना आ गया, माइनस 2v0 अपॉन ओमेगा टी कैपिटल में, है ना, जिसको अपन 2π लिख सकते हैं। यह आ जाएगा cos पाई माइनस cos 0। तो ये कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जब अपन v एवरेज की बात करेंगे तो आ जाएगा cos माइनस वी नॉट अपॉन पाई, ये आ जाएगा -1 यानी कितना आ गया 2v0 अपॉन पाई। कितना आ चुका है अपने पास ये वैल्यू, 2v0 अपॉन पाई। ठीक है, ये तो एवरेज वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुकी है ना। क्या निकल के आ चुकी है, एवरेज वैल्यू। और अगर अपन इसके अंदर देखें, ये तो मैक्सिमम थी। अगर अपन बात करें किससे, अकॉर्डिंग टू पावर एफिशिएंसी, ये हमारे आउटपुट आया है। क्या आया है, आउटपुट। तो अगर मैं P आउटपुट निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, V एवरेज का स्क्वायर अपॉन R। और अगर P इनपुट की बात करें तो आ जाएगा V नॉट स्क्वायर अपॉन R। अब ये आएगा देखो 4v नॉट स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। ये ज़्यादातर लोग बताते नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, V नॉट स्क्वायर अपॉन R। अब एफिशिएंसी निकालनी, तो एफिशिएंसी क्या करें, ईटा इज इक्वल टू P नॉट अपॉन P इन इंटू 100, यानी आएगा 4v नॉट स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर R डिवाइड बाय V नॉट स्क्वायर बाय R इंटू 100। ये इससे सीधा सीधा कैंसिल, आ गया 4 अपॉन पाई स्क्वायर इंटू 100, यानी एफिशिएंसी 41.66। अब आप कहोगे कि सर आपने 40% क्यों नहीं ली, ले लो भैया, यहाँ पे 40.6 आती है। ऑलमोस्ट कितनी आती है, 40.6। ये पाई स्क्वायर को अपन ऑलमोस्ट 10 लेते हैं ना, पर अगर आप 10 नहीं लोगे और 9.8 से सोल्व करोगे तो ये एग्जैक्टली तो नहीं, पर आसपास आ जाती है कितने के, 40 के। तो अपन ये कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि ये जो एफिशिएंसी निकल के आती है वो आती है 40.6। अब मुझे एक बात बताओ, अगर अपन यहाँ पे बात करें, किसकी बात करें, कि हमने 100% लगाया था। हमने क्या करा, AC से DC में हम कन्वर्ट तो करना चाहते थे, पर हमने क्या लगाया, 100% लगाया और मुझे कितना मिला, 40%। अच्छी डिवाइस हुई या नहीं हुई, अच्छी डिवाइस तो नहीं हुई, क्योंकि हमारे को अगर 100 रुपये खर्च करें और मिलने पे 40 ही आए तो इसका मतलब वो तो कोई मतलब का ही नहीं रहा। तो इस जगह पे इसकी जो एफिशिएंसी है वो पुअर होने की वजह से आप ऐसे कह सकते हो बच्चों कि ये वाली डिवाइस जो होती है वो ज़्यादातर, ये वाली जो डिवाइस होती है वो ज़्यादातर यूज़ में नहीं ली जाती है, यानी हाफ वेव के अंदर तो ये ज़्यादातर प्रेफर नहीं की जाती है। ठीक है, तो भैया ये ज़्यादातर अगर प्रेफर नहीं की जाती है तो फिर क्या करते हैं, तो फिर क्या करेंगे, देखो अभी अपन देखते हैं। फिर दूसरी डिवाइस अपन बात करते हैं किसकी, फुल वेव रेक्टिफायर की। ठीक है, तो फुल वेव का मतलब जो जिसने हाफ वेव को रेक्टिफाई किया था, मतलब फर्स्ट हाफ को ही रेक्टिफाई किया, वो तो हाफ वेव रेक्टिफायर बन गया। और जो पूरी वेव को करेगा वो क्या बन जाएगा हमारे पास, फुल वेव रेक्टिफायर। अब वो कैसे करेगा, उसका सर्किट डायग्राम कैसे होगा, थोड़ा उसको भी सीखें। तो देखो सर्किट को सीखने का तरीका कुछ नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे ये आउटपुट इनपुट वोल्टेज बना दिया, यहाँ पे ट्रांसफार्मर हमारे को बनाना है ही, तो ये हमने ट्रांसफार्मर बना दिया। यहाँ पे इस जगह पे इसमें क्या होता है बच्चों, डायोड 2 लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं, डायोड 2, इस तरीके से। अब आप कहोगे कि ये क्या है, ये तो लोड रेजिस्टेंस, ये D1 होता है, ये D2 होता है, ये हमारा ये डॉट टर्मिनल
ये वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये तरीके से अपन क्या करते हैं सर्किट का इस्तेमाल। तो अब आते हैं अपन फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में जो चर्चा कर रहे थे उसके ऊपर। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर सर हमने कहा कि भैया यहाँ पे दो डायोड लगते हैं, एक तो D1 और एक D2। कितने डायोड लगते हैं भाई? D1 और D2। अब आपने इसमें एक बीच में कुछ चीज़ दिख रही होगी, ये तो समझ में आ रहा है कि ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या कर रखा है सर? इसे बोलते हैं बच्चों सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर मतलब अपन क्या करते हैं, जो उसकी वाइंडिंग है उसके बीच में ही कहीं से कनेक्शन दे देते हैं, वो हमारे लिए क्या कहलाता है? सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। ठीक है, तो सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर से ही अपन यहाँ पे बना रहे होते हैं। ठीक, अब सबसे पहला काम अगर मैं कहूँ इनपुट वोल्टेज की अगर अपन बात करें तो इनपुट वोल्टेज जो होता है भैया, वो इनपुट वोल्टेज हो गया हमारे लिए ये और ये T और ये VI, जिसे आप कह दो यहाँ पे V नोट। तो ये कौन सा ग्राफ ले रहे हैं अपन? V नोट साइन ओमेगा टी वाला। किसका ले रहे हैं? V नोट साइन ओमेगा टी वाला। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अगर अपन यहाँ पे बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? सबसे पहला बात करते हैं अपन फ्रॉम 0 to T/2, यानी इन फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर अपन यूज करेंगे तो क्या होगा? ये 0, ये T/2 और ये T। तो ध्यान से देखें बच्चों, जब अपन इसको देखेंगे तो ये आ गया, मैं अलग कलर का यूज कर रहा हूँ। जब यहाँ पे मैंने लिया नेगेटिव, या यूँ कह दो 0 या V नोट, यहाँ पे नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी क्या होगा? नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अब यहाँ क्या आ जाएगा? नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ क्या आ गया? पॉजिटिव। अब मुझे बताओ, अगर मैं D1 की बात करूँ, फॉर D1, तो D1 में तो मुझे दिख रहा है P जो कनेक्टेड है वो तो पॉजिटिव से है, N जो कनेक्टेड है वो नेगेटिव से है। और फॉर D2 की बात करूँ तो D2 में मुझे दिख रहा है P जो कनेक्टेड है वो नेगेटिव से है और N जो कनेक्टेड है वो पॉजिटिव से है ना। इसका मतलब ये तो हमारे लिए हो चुका है FB और ये हमारे लिए क्या हो चुका है? RB। ये तो क्या हो गया? FB और ये क्या हो चुका है? RB। इसका मतलब ये हमारे लिए D1 तो क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस, और D2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे लिए रिवर्स बायस। ठीक है ना। D1 D2 जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? कुछ इस तरीके से चेंज हो रहे होंगे, ये फॉरवर्ड और ये। तो अगर अपन आउटपुट की बात करेंगे तो आउटपुट के अंदर वोल्टेज आएगा, पर यहाँ क्या लिखोगे? D1 की वजह से आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है? D1 की वजह से। ठीक है, अब अपन बात करते हैं भैया सेकंड केस की, केस 2, फ्रॉम T/2 से लेके T तक की, है ना, यानी इन सेकंड हाफ साइकिल। तो सेकंड हाफ साइकिल के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ रेड पेन या ग्रीन इस्तेमाल करते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा चेंज लगे। यहाँ पे कहोगे तो भैया अब ये बन चुका है पॉजिटिव, यहाँ बन चुका है नेगेटिव, यानी ये पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, यानी यहाँ पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। तो मैंने देखा, क्या देखा भाई? फॉर D1 की बात करें तो P2 कनेक्टेड है नेगेटिव से और N कनेक्टेड है पॉजिटिव से, और D2 की बात करें, किसकी बात करें? D2 की, तो P कनेक्टेड है पॉजिटिव से, N कनेक्टेड है नेगेटिव से। P तो कनेक्टेड है किससे? पॉजिटिव से, और N क्या कनेक्टेड है? नेगेटिव से। इसका मतलब क्या बच्चों, मैं ऐसे कह सकता हूं ये तो हो चुका है रिवर्स बायस और ये क्या हो चुका है? फॉरवर्ड बायस। यानी अगर अब यहां देखोगे तो आउटपुट तो आएगा। अब ये मत सोचना कि छोटा साइकिल बना दिया, आएगा उतना ही बड़ा साइकिल, पर यहाँ पे D2 है ना, पर वो वाला D2 जो आएगा अब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे आएगा वो भी मैं बता देता हूं। देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे आएगा, ध्यान से देखना। फॉर 0 to T/2 के लिए अपन बनाते हैं सर्किट। कैसा बनेगा? ये आया हमारा यहाँ पे इस तरीके से, ये अपने बैटरी ये
अब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ये ऐसा हुआ ना, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करंट ऐसे फ्लो करेगी कि नहीं करेगी, करंट जो होगी वो ऐसे फ्लो करेगी या नहीं करेगी, यानी ये प्लस टर्मिनल और ये क्या हो गया माइनस, ये वी नॉट साइन ओमेगा टी के लिए बात कर रहे हैं अपन फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर, है ना। ये आर एल हो गया और ये हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट है आई। ठीक, अब अगर मैं सेकंड की बात करूं फॉर t/2 से लेके t, तो सर्किट क्या बनेगा, ये तो ओपन सर्किट हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस और यहाँ पे ये हो चुका है। अब ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब फॉरवर्ड बायस से यूं करंट जारी होगी, यानी ये प्लस माइनस ये आर एल। बात समझना मेरी, यहाँ पे वी नॉट साइन ओमेगा टी ही आपने इस्तेमाल किया है, पर यहाँ पे ये D2 वाला जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस हुआ है। ये वाला जो डायोड है ये क्या हुआ है, फॉरवर्ड बायस। इसका मतलब इन बोथ केसेस सेम डायरेक्शन करंट एंड सेम पोलैरिटी वोल्टेज फाउंड। इसका मतलब इसलिए हम ये कह रहे हैं, कि यहाँ D1 तो FB था और यहाँ D2 RB था, और यहाँ D2 FB है और ये D1 RB है ना, यानी ये AC से DC में कन्वर्ट हो चुका है। और आप सोच रहे होंगे कि सर ये दोनों कैसे हुए, तो वो इसलिए हुए, है ना। अब ध्यान से सुनना, आउटपुट वोल्टेज, ठीक, 0 टू t/2 में क्या लिखोगे 2V0 अपॉन पाई, और t/2 से लेके t में क्या लिखोगे 2V0 अपॉन पाई। FP आउटपुट की बात करें तो क्या आ जाएगा 2V0 अपॉन पाई का स्क्वायर अपॉन आर प्लस 2V0 अपॉन पाई का स्क्वायर अपॉन आर, ये लिखोगे ना। तो यहां देखो क्या आया 8V0 स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर। इनपुट पावर की बात करें तो V0 स्क्वायर बाय आर, तो एफिशिएंसी की बात करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, दिख ही रही है 8V0 स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर डिवाइड बाय V0 स्क्वायर अपॉन आर इंटू 100। मुझे बताओ ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 8 अपॉन पाई स्क्वायर इंटू 100, यानी ये आ जाता है 81.2%। अब वो उसका जस्ट डबल कर लो, बात वही है। तो अब मुझे बताओ ज़्यादा अच्छा यूज़ करना कौन सा है। अगर अपन इस बारे में चर्चा करें कि सर अब कौन सा ज़्यादा अच्छा है यूज़ करना, तो भैया मुझे तो यहाँ पे सबसे अच्छा लग रहा है कि कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हमारे को देखना चाहिए सर, तो हमें यूज़ करना चाहिए फुल वेव रेक्टिफायर। किसको यूज़ करना चाहिए, फुल वेव रेक्टिफायर को। तो फिर डिसएडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज ये होते हैं भैया, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ पे जो आने वाला है वो आने वाला है हमारे सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का मतलब एक्चुअल में जितना इजी बच्चों अपने को ये दिख रहा है ना कि सेंटर टैप ट्रांसफार्मर अपन ने सर्किट में बना दिया, वैसा अपने को नॉर्मली बनाना पॉसिबल नहीं होता। दूसरा, रेक्टिफायर के अंदर ही सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो होता है वो है ट्रांसफार्मर का ही। अब आप सोचोगे कि ट्रांसफार्मर का ड्रॉबैक क्या है, तो ड्रॉबैक बच्चों ये है कि ट्रांसफार्मर के खुद के लॉसेस पहले कम नहीं होते, कि अपन इसके लॉस तो आ ही रहे हैं, फिर उसके बाद उसकी एफिशिएंसी और कम आ रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं, ये तो देखो अपन ने थ्योरेटिकली देखा है कि अगर आइडियल ट्रांसफार्मर होगा तो उसके लिए हाफ वेव रेक्टिफायर में एफिशिएंसी तो 40.6% और फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर 81.2% एफिशिएंसी आएगी जब आइडियल ट्रांसफार्मर होगा। पर तुम्हारे को पता ही है कि कोई भी चीज़ आइडियल तो होती नहीं है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर आयरन लॉस, इधर से एडी करंट लॉस, ये बहुत सारे लॉस अलग अलग तरीके के हो रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और सबसे बड़ा लॉस जो आता है वो आता है रिपल्स का। किसका आता है, रिपल्स का। रिपल्स का मतलब आप सोचेंगे कि सर ये रिपल्स क्या होते हैं, तो रिपल्स की भी अपन चर्चा करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ एक और रेक्टिफायर जिसे अपन बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। किसका नाम दिया है उसे, ब्रिज रेक्टिफायर, और उसका सर्किट बनाना भी मैं आपको बताऊंगा
ज़्यादातर लोग क्या होते हैं कि वो सर्किट का डायग्राम भूल जाते हैं कि किस तरीके से सर उसको यूज़ किया जाए। तो अपन पहले उसका सर्किट डायग्राम भी देखें। थर्ड अगर अपन देखें तो वो है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है? एक्चुअल में सेंटर ट्रैप ट्रांसफॉर्मर से बचने का सबसे अच्छा तरीका। क्या मैंने बोला? ब्रिज रेक्टिफायर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डायोड्स सच दैट वी कैन resolve the condition of center tap transformer into a single transformer। मतलब मुझे सेंटर टैप बनाने की जरूरत नहीं है। देखो अब मैं कैसे बनाऊंगा। सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा होता है कि ये हमारा ट्रांसफार्मर तो है ही, ट्रांसफार्मर को तो आप बचा ही नहीं सकते। ध्यान से समझना, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। इसमें सर्किट अगर अपन एग्जामिनेशन में भूल भी जाते हैं तो क्या होगा, ठीक है। आमने सामने के जो डायोड होते हैं ना, ये रेजिस्टेंस, उनको सेम पोलैरिटी में बना दो, कोई गलत नहीं कहेगा, ठीक है। इसमें 4 डायोड का यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है? अभी आप सोच रहे होंगे कि सर आपने क्या सर्किट याद किया हुआ है क्या? तो सर्किट याद नहीं किया हुआ है, पर मेरे को एक चीज़ याद है जो मैं तुम्हारे को शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में बता दूंगा। देखो दिख रही है? अब मैं आपको बताता हूँ वही डॉटेड टर्मिनल, ये V0 साइन ओमेगा टी ले रहे हो यहाँ पे, ये RL हो चुका है ना, ये D1 D2 D3 और ये D4 है ना। इनपुट वोल्टेज जो अपन ले रहे हैं वही V0 साइन इनपुट वोल्टेज कर की अगर आप बात कर रहे हो तो ये अपने को पता है कि आप यूज़ कर रहे हो, तो वो ये है, ये V0 यहाँ पे माइनस V0 और ये T/2 और यहाँ पे T, ठीक है। क्या हो चुका है? V = V0 साइन ओमेगा टी, V = V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले तो मैं सर्किट डायग्राम बनाना भी समझाऊंगा। पहला केस लेते हैं। पहला केस क्या है? फ्रॉम 0 to T/2। किससे ले रहे हैं? 0 से T/2, यानी अपन किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? फर्स्ट हाफ साइकिल। किसकी चर्चा कर रहे हैं? फर्स्ट हाफ साइकिल की चर्चा कर रहे हैं। तो कैसे चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट हाफ साइकिल की? ध्यान से देखें। फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा? ब्लू पेन का इस्तेमाल करेंगे तो कैसे होगा? यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, फिर यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ध्यान से देखें, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। अब देखो ये पॉजिटिव गया तो यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहाँ क्या जाएगा? नेगेटिव। तो मैंने देखा, क्या देखा? देखो D1 के लिए चर्चा करूं, D1 के लिए देखूं तो D1 क्या आया? ये आ जाएगा पॉजिटिव तो N से, और नेगेटिव ऑब्वियस ही बात है P से हो जाएगा। फिर D2 के लिए चर्चा करोगे तो D2 में मैंने देखा कि पॉजिटिव जो है वो P से, नेगेटिव जो है वो N से। D3 के बारे में चर्चा करें तो D3 के बारे में भी देख लो भैया। D3 के लिए मैंने देखा कि हमारा जो काम है वो D3 से नहीं हो रहा है, यानी पॉजिटिव, आप उल्टा देख लो, N to P कनेक्टेड हो रहा है तो नेगेटिव टू P और यहाँ N कर लो। और D4 के अंदर आप देखो पॉजिटिव अपने आप किससे है? P से, और नेगेटिव किससे है? N से। तो इसका मतलब अगर अपन यहाँ पे चर्चा करें किससे? इससे, तो सर्किट डायग्राम क्या हो जाएगा? आउटपुट सर्किट डायग्राम। देखो ध्यान से, ये यहाँ पे ये है ना, ये हमारा
ये और ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया ना, तो यानी D2 और D1 D4 शॉर्ट सर्किट और ये भी शॉर्ट सर्किट। अच्छा करंट यूँ आएगी, ये प्लस माइनस RL है ना, तो इसका मतलब आउटपुट डायग्राम जो बनाऊंगा मैं, इसमें मैं ये लिख दूंगा कि ये आ गया यहाँ पे D2 और D4 की वजह से, फॉरवर्ड बायस होने की वजह से हमारा आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब जब बात करते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट फ्रॉम सेकेंड केस ले रहा हूं, फ्रॉम T/2 से लेके T, यानी सेकेंड हाफ साइकिल। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, सेकेंड हाफ साइकिल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चलो तो चर्चा कर रहे हैं भाई सेकेंड हाफ साइकिल के बारे में। क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यानी यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। अब मैंने देखा उल्टा, ये P, यानी अब मैं जब लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, D1 के लिए देखो नेगेटिव, क्या नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो आप क्या लिखोगे, नेगेटिव टू N और पॉजिटिव टू P। D2 की बात करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव टू P और पॉजिटिव टू N, उल्टा लिख दो। D3 की बात करें तो नेगेटिव टू N और पॉजिटिव टू P, और D4 की बात करें नेगेटिव टू P और पॉजिटिव टू N। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे जब मैं आउटपुट सर्किट का डायग्राम बनाऊंगा, किसके, आउटपुट सर्किट के जब बारे में आप चर्चा करोगे, तो आउटपुट सर्किट के बारे में चर्चा करने पे ये आने वाला है कि ये वाली चीज़ यहाँ पे आपने ट्रांसफार्मर बनाया और ये कंडक्शन जो होने वाला है वो ऐसे होने वाला है। कैसे कंडक्शन होने वाला है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे अगर अपन देखें तो कंडक्शन जो होने वाला है वो इस तरीके से होने वाला है, ये ना, ये देखो इस तरीके से, ये आपने यहाँ बनाया और ये आ गया। ठीक है, तो अगले वाले के अंदर जब आप देखोगे तो अब कौन से का रोल आ गया, ये आ गया हमारे पास D1 और D3 का। किसका रोल आ चुका है हमारे पास, D1 और D3 का यहाँ पे रोल आ चुका है। तो थोड़ा आप लोगों को समझना पड़ेगा, D1 DT यहाँ पे क्या हुए हैं, फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो ये शॉर्ट सर्किट और यहाँ पे भी क्या आ चुका है, ये शॉर्ट सर्किट। ठीक है ना, तो ये हमारा डायग्राम आ चुका है इसका। तो ये होता है बच्चों ब्रिज रेक्टिफायर का सबसे बड़ा एप्लीकेशन, कि अगर आप 4 डायोड यूज करोगे तो 4 डायोड के यूज से अपन यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर को बना सकते हैं। ठीक है, अब अपन आते हैं भैया उसके बारे में चर्चा करने की, रिपल्स क्या होते हैं सर। तो चलो अब उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर देख सकते हो डायग्राम बना के। आते हैं बच्चों सबसे पहले कि ये रिपल फैक्टर्स क्या होते हैं और ये फिल्टर सर्किट क्या होते हैं। ध्यान से समझना, मैं इसको और अच्छे से आपको क्लियर कर दूंगा। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी हीरो गाना गाने लग गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये चैप्टर के बीच में आपने एकदम से हीरो के गाना गाने की कंडीशन कहाँ से आई। देखा ही नहीं देखा, जैसे तुमने देखा होगा कि आवाज़ भले ही कैसी भी हो, कोई भी गाना गाने लग गया है खुद को सुरीला समझ के। क्यों? क्योंकि आजकल हम इंस्ट्रूमेंट्स पे इतना ज़्यादा उसको फिल्टर कर सकते हैं कि आपकी वॉइस जो है उसको जितने भी अनवांटेड कंपोनेंट्स है उसको आप हटा सकते हो। जैसे अभी आपको मैं एक सीधा सा एग्जांपल देता हूँ, इसका दिख रहा है, ये जो आपके बना रखा है ना, ये स्पंज जैसा जो माइक के अंदर लग रहा है, ये माइक के अंदर जो स्पंज जैसा लग रहा है वो क्या कर रहा है, जो अदर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है जिनकी वैल्यू जो है वो अलग है, मतलब वो इसको रोक लेता है। हालांकि ये उतनी अच्छी क्वालिटी का है नहीं जितनी अच्छी क्वालिटी का इसको होना चाहिए, जिसकी वजह से हम ये सारी चीज़ को यूज़ कर सकें। पर
आप ऐसे समझ लेना कि यहाँ पे ये एक फिल्टर का काम कर रहा है। और आपको मैं और बताऊं, आपने देखा होगा जो सिंगर्स वगैरह होते हैं जिनका जो माइक होता है उसमें आपने देखा होगा एक गोला सा बना रहता है, वो एक कांच बॉक्स टाइप का रूम होता है जिसमें वो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, जिससे बाहर की आवाज़ ना तो अंदर आ सकती है, मतलब साउंड प्रूफ बनाया होता है। फिर भी उसके बाद भी वो ऐसा फिल्टर सर्किट यूज़ करते हैं जिसके अंदर वो भी, क्योंकि क्या होता है बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, वेन एवर वी कन्वर्ट AC टू DC, हम ये थ्योरेटिकली मान रहे हैं कि ऐसी चीज़ें आ जाएगी, पर क्या होते हैं ये कंटिन्यूस वोल्टेज के चेंज होने की वजह से कुछ अनवांटेड कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं। अनवांटेड कंपोनेंट्स में, क्योंकि आपने तो ये मान के चला है कि AC जो है वो यूनिफॉर्म आ रही है साइनसोइडल, पर ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा होता है कि कभी कभी उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, कभी वैल्यू कम हो जाती है, कभी कभी आपने देखा होगा कंटिन्यूसली चेंज होने की वजह से मैक्सिमम से थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। तो ये ऐसी चीज़ें होने की वजह से क्या होता है, DC के अंदर भी वही चीज़ कन्वर्ट होके आ जाती है। तो जब DC के अंदर भी वही चीज़ कन्वर्ट होके आ जाती है, दैट कंपोनेंट्स आर कॉल्ड एज रिपल्स, या यूँ कह सकते हो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। अनवांटेड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट विच अकर्स इन आउटपुट सर्किट आर कॉल्ड एज रिपल्स या डिस्टॉर्टेड, जिसे आप कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आउटपुट बिगड़ जाता है। तो उसको रोकने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, फिल्टर का। अब जब बात आती है फिल्टर की, तो हमेशा ध्यान में रखना फिल्टर के लिए सबसे अच्छा जो होता है वो होता है LC। मैंने आपको बताया था किसका यूज़ करते हैं, LC का। LC का क्यों यूज़ करते हैं, मैंने उस टाइम भी कहा था AC के अंदर कि जब अपन वो देखेंगे ना ये सेमीकंडक्टर, तो उसमें फिल्टर सर्किट में भी यूज़ आता है। एक्चुअल में क्या होता है, LC को अपन कनेक्ट कर देते हैं, या सीरीज LCR सर्किट लगा दो या LC को लगा दो। L तो हमेशा किस में लगेगा, सीरीज में, कैपेसिटर किस में लगता है, पैरेलल में। तो क्या करते हैं, वहां से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आती है 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC। तो ये क्या करते हैं, इससे दो टाइप का फिल्टर बनता है, एक तो होता है लो पास फिल्टर और एक होता है हाई पास फिल्टर। ठीक है, एक क्या बनता है, लो पास फिल्टर, और एक क्या होता है, हाई पास फिल्टर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या हो गया, लो पास फिल्टर के अंदर और हाई पास फिल्टर के अंदर। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों कि लो पास फिल्टर का मतलब जो होता है ना, लो पास फिल्टर, ये कुछ चीजें हैं जो मैंने उसके अंदर नहीं लिख रखी है, तो वो अपने को ध्यान में भी रखनी है। लो पास फिल्टर को आप कह सकते हो कि ऐसा सर्किट जो क्या करता है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, जो भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, उससे कम वाली फ्रीक्वेंसी को तो पास कर देता है और उससे ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी को अटेनुएट कर देता है, उसे क्या बोला जाता है, लो पास फिल्टर। इट इज द फिल्टर which passes the low frequency component then cutoff frequency and attenuate the high frequency component। क्या होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को तो अटेनुएट कर देता है और लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को पास कर देता है। अब वही क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी FR जिसे अपन बोलते हैं 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC, है ना। तो फिल्टर सर्किट का मेन काम क्या होता है, रिपल्स को खत्म करना। वो जो यूनिफॉर्म रहनी चाहिए ना चीजें, मतलब जो यूनिफॉर्म ग्राफ रहना चाहिए ना, वैसा नहीं हो पाता है ड्यू टू फ्लक्चुएशन आते रहते हैं ना उसमें वोल्टेज या करंट के अंदर, जिसकी वजह से। तो उसको हटाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, LC सर्किट का यूज करते हैं, है ना। ऐसे अगर मैं कहूंगा हाई पास फिल्टर क्या होगा, तो हाई पास फिल्टर का काम क्या होता है, पासेस हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट and attenuate low frequency component। समझ में आया कि हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को पास कर देता है। अब सर्किट कैसा होता है, सर्किट ऐसा होता है कि जो भी आपका आउटपुट सर्किट है ना, उसमें ऐसे लगा लो
कैपेसिटर तो लगा दो पैरेलल में, इंडक्टर लगा दो सीरीज में। अब मैं इसके बारे में और अच्छे से चर्चा करूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हालांकि ये ज़्यादा काम का नहीं, इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कि एल की वैल्यूज़, सी की वैल्यूज़ कैसी होनी चाहिए। बाकी ऐसा सर्किट होता है सीरीज LCR सर्किट, ताकि उसमें 1/2 पाई √LC लगा देते हैं अपन, एल और सी को कनेक्ट किया जाता है। एक चीज़ ध्यान में रखना बच्चों, इंडक्टर हमेशा सीरीज में लगता है, कैपेसिटर हमेशा पैरेलल में लगता है। एक और चीज़ मैं क्या बता रहा था, इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यूज़ भी होती है कुछ, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि कितनी वैल्यू, मतलब किस जगह पे लो पास फिल्टर में इंडक्टर की वैल्यू ज़्यादा रखनी चाहिए या कम रखनी चाहिए, ये सब। ठीक है, चलो अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज़ ट्रांजिस्टर। ठीक है, होपफुली यहाँ तक का आप सभी को समझ में आ गया होगा। और जो भी स्टूडेंट ये देख रहा है, प्लीज़ ग्रुप के अंदर पोस्ट कर देना कि जो लेक्चर है वो किसी रीज़न से लेट हो गया था, तो आप अब उस लेक्चर को देख लें, लेक्चर अपडेट हो चुका है ना।